नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ जीएस मॉक टेस्ट 84, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस पुस्तक को घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो जिस माध्यम से आप बिलोंग करते हैं उस माध्यम में आप प्रश्नों को पढ़िए। यहाँ पर देखिए, भारत का प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ए के सामने वो आपका होगा सोम प्रकाश। ठीक है, ए का सेकंड हो जाएगा। गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो वो कौन सा था? बॉम्बे समाचार। ठीक है, प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र की अगर हम बात करेंगे तो वो बंगाल गैजेट था और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र अगर हम देखेंगे तो वो है उत्तर मार्तंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्लास व्याख्या देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि भारत में सबसे पहला कौन सा पेपर आपका पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे 1780 में बंगाल गैजेट आपका सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था और ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, याद रखिएगा। तो अगर पेपर में आपसे पूछे भारत का प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे बंगाल गैजेट। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, समाचार पत्र कौन सा है, मैंने कोई लैंग्वेज की बात नहीं की है कि बंगाली या फिर गुजराती, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे बंगाल गैजेट। और अगर आपसे पूछेगा भारत का पहला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा? बंगाल गैजेट होगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था, 1780 में। कहां से? कोलकाता में। और यहाँ पे आप याद रखेंगे जेम्स हिक्की का नाम। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो जेम्स हिक्की का भी नाम आप याद रखिएगा क्लास। इस तरीके से इंग्लिश में ये लिखा रहता है, जेम्स हिक्की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे सोम प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये कब आपका प्रकाशित हुआ है? 1859 में। कहां से? कोलकाता से। और इसके संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संपादक थे, इसीलिए सोम प्रकाश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। ठीक है, और आपको पता है ये बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र प्रथम है, भारत का प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र है, जिसके के संपादक आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि विडो रीमैरिज एक्ट की जब भी बात आती है या विमेन एजुकेशन की जब भी बात आती है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद किया जाता है। ठीक है, बॉम्बे समाचार की बात करें तो इसका ये किस वर्ष में इसका संपादन हुआ था? ठीक है, कब पब्लिश हुआ था? 1822 में। कहां से? मुंबई में। और यहाँ पे आप मार्जवान का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब उत्तर मार्तंड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जिसका की पब्लिकेशन कब हुआ है? 1826 में। और कहां से? कोलकाता से। और संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। तो क्लास यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। कभी कभी ऐसा होता है एक पॉइंट को मैं 2 बार रिपीट करती हूँ, तो आप ये मत सोचा करिए कि मैम आप एक ही पॉइंट को 2 बार क्यों बता रही हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर में वहां से कई प्रश्न पूछे गए रहते हैं, इसीलिए मैं इंफेसिस देने के लिए उस पॉइंट को 2 बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए।
चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, क्रिकेट को देखते हुए चलते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया का पर्वत को पर्वतों का सागर कहा जाता है। जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसको सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, ये एकदम सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो जब भी हम एंडीज की बात करते हैं तो ये आप सभी को पता है, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, ये भी आपका सही है। आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में है। आल्प्स पर्वत की अगर हम बात करें तो आल्प्स पर्वत जो है आपका यूरोप में है। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में इसका विस्तार नहीं है, ये आपका गलत है। अभी व्याख्या में मैप के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछा गया है। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट बट थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका फॉल्स है। इस कारण सेकेंड का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अब क्लास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब हम आल्प्स पर्वत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली, ठीक है, लिechtenstein, ये सब आपका यहाँ पर आपके आल्प्स पर्वत आपकी है। ठीक है, जो आल्प्स की जो रेंज है वो यहाँ पर है, यहाँ पर इंग्लैंड में नहीं है, इसी वजह से वो ऑप्शन आपका गलत था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे बृहद सिंचाई योजना की बात की गई है, मध्य सिंचाई योजना की बात की गई है और लघु सिंचाई योजना की बात की है। इसको इंग्लिश में भी बताना जरूरी है। देखिए क्लास, यहाँ पे लार्ज इरिगेशन स्कीम की बात की गई है, मीडियम की बात की गई है और माइनर की या फिर स्मॉल इरिगेशन स्कीम की बात की गई है। बस इतना है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, जब भी हम 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग क्षेत्र लेते हैं तो उसको हम वृहद सिंचाई योजना में रखते हैं। ठीक है, जब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड की बात करते हैं, वहां पे सिंचाई की बात करते हैं, तो वो लार्ज इरिगेशन स्कीम के अंडर में आता है, ये आपका सही है। ठीक है, जब 2,000 से 10,000 तक की बात करते हैं तो वो मीडियम इरिगेशन स्कीम में आता है, ये भी सही है। और लघु स्मॉल की अगर हम बात करेंगे वो 2,000 हेक्टेयर से कम तक या फिर उससे कम। तो यहाँ पर आपके क्लास तीनों ही ऑप्शन आपकी सही है। तो थर्ड प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्लास, यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम बृहद सिंचाई योजना की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, जब भी हम लार्ज इरिगेशन स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर 10,000 से अधिक हेक्टेयर की कृषि योग क्षेत्र की हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना वो ये है, नहरें तथा बहु उद्देशीय योजना इसी वर्ग में आती है। अब आपको पता है जो नहर है वो ज्यादा एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड करने में, सिंचाई के लिए यूज होगी, या फिर जो बहुउद्देशीय योजनाएं होती है, ठीक है, मल्टीपर्पज जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, उसके भी थ्रू हम लोग लार्ज एरिया के इरिगेशन में उनको यूज करते हैं। ठीक है, मध्य की बात मैंने बता दिया आपको, 2,000 से 10,000 तक की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी छोटे नहरें आते हैं। ठीक है, और लघु की जब हम बात करेंगे तो ये 2,000 या फिर 2,000 से कम हेक्टेयर की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब आपका लघु सिंचाई है तो नलकूप, ठीक है, ट्यूबवेल लोग लगाते हैं ना, ट्यूबवेल से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं अपने अपने खेतों को, तो वो सब लघु सिंचाई योजना में आती है। पंप सेट, ठीक है, कुएं, तालाब, नलकूप, ये सब आपके लघु सिंचाई योजना के में आते हैं। क्योंकि जमीन कम होती है तो आप ट्यूबवेल लगाकर भी, नलकूप लगाकर भी सिंचाई कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। चलिए फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, दोनों को सुमेलित करना है। सूची 1 में लड़ाई दी गई है और दूसरे में संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई, आप सभी को पता होगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है, 1526 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1526 दिया है, हाँ दिया है, अप्रैल 1526। ए का सेकंड आपका 2 जगह दिया गया है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद चौसा की लड़ाई दी गई है, फिर कन्नौज की लड़ाई दी गई है, फिर खानवा की लड़ाई दी गई है। तो क्लास अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, थोड़ा सा भी, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, पानी खाना, ठीक है, पानी खाना, चंदेरी, घाघरा। ठीक है, पानी खाना, चंदेरी, घाघरा, ड्रेस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा। 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा कौन सा दिया गया, खानवा का युद्ध की बात की गई है, तो मैं खानवा को खाना से याद करी थी, तो ये 1527 में होगा, तो डी का फोर्थ होगा आपका, डी का फोर्थ यहाँ पर दिया गया। और जैसे ही आप देखेंगे ए का सेकंड, डी का फोर्थ, आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। अब और युद्ध को हम देख लेते हैं।
जब हम चौसा की लड़ाई की बात करते हैं तो ये कब हुआ है? 1539 में हुआ है। और कन्नौज की लड़ाई की बात करते हैं तो 1540 में हुआ है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर देख लीजिए आप, जब भी हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले पानी पियो, फिर खाना खाओ, फिर चंदेरी का घाघरा पहनो। ये युद्ध किसने लड़ा है? ये सारे युद्ध आपके बाबर ने लड़े हैं। और एक एक साल के अंतर में 26, 27, 28, 29, ठीक है, और 1500 आप आगे लगा लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, जब बैटल ऑफ कालिंजर की हम बात करते हैं तो वो 1531 में हुआ है। अब बाबर के बाद उनके पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। तो हुमायूं ने लड़ा है, ठीक है। बैटल ऑफ गुजरात 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ सूरजगढ़ की बात करेंगे तो ये आपके शेर खान वर्सेस रूलर ऑफ बंगाल के बीच में हुआ था, जहां पे जो शेर खान था वो आपका विजयी हुआ था। बैटल ऑफ चूनागढ़ की जब हम बात करेंगे तो ये 1538 में हुआ है, हुमायूं और कुतुब खान के बीच में हुआ है। इसके बाद बैटल ऑफ चौसा, पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा है कि बैटल ऑफ चौसा कब हुआ है? तो 1539 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज हुआ है, हुमायूं और शेर खान के बीच में, ठीक है। फिर बैटल ऑफ समेल हुआ है, शेरशाह और मालदीव के बीच में। और बैटल ऑफ कालिंजर याद रखिएगा, ये शेरशाह वर्सेस वीरभान के बीच में हुआ है। और बैटल ऑफ कालिंजर 1545 में ही शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। लोग कहते हैं जब इसने फोर्ट पे अटैक किया, ठीक है, जिस जो गोला था वो उसी के ऊपर आके गिर गया, ठीक है। और जहां पर ये खड़ा था वहां पे और बारूद रखे थे, तो ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से ये युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई, बैटल ऑफ कालिंजर में। तो पेपर में ये प्रश्न पूछा है कि शेरशाह की मृत्यु किस बैटल में हुई थी? तो बैटल ऑफ कालिंजर में इस युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी 1545 में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए फिफ्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये अनुच्छेद पे बेस्ड है, आर्टिकल पे बेस्ड प्रश्न है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। देखिए क्लास, आर्टिकल बेस्ड प्रश्न जो है वो पेपर में हर साल पूछता है और ये एक बहुत ही आसान प्रश्न होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तब भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस तरीके के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में कुछ नहीं होता, लास्ट में आप भूल जाते हैं आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो आर्टिकल के रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं उसको पढ़ डालो, रट डालो, ठीक है। एटलीस्ट जो आर्टिकल, जो भी अनुच्छेद प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज जो हैं, उनको तो रट ही डालो, ठीक है। गलती भी मत करना छोड़ने की, क्योंकि ये सब बहुत ही बोनस पॉइंट होता है और पॉलिटी के क्वेश्चन जल्दी किसी स्टूडेंट्स की गलत नहीं होती है। जो सिंसियर होते हैं उनकी बात में कर रही हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 में दिया गया है। संघ की राजभाषा की बात करें तो 343 में दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करें, आपातकाल की घोषणा की बात करें तो 351 दिया गया है। ये गलत है, आप सभी को पता है ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? 352 है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो 338, ये सही है। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा हो गया? नॉट करेक्टली मैच्ड, सी। तो फिफ्थ का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, ऐसे आप लोग याद किए होंगे मुझे पता है। आर्टिकल 352 की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद हम 356 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, +4 करना रहता है। फिर इसी में जब आप +4 करेंगे तो आपका अनुच्छेद 360 आता है, जिसमें वित्तीय संकट की बात की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। याद रखिएगा, पेपर में कई बार प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर इसके बाद यहाँ पर 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आर्टिकल 351 था, अनुच्छेद 351, वो किस चीज से रिलेटेड है मुझे बताइए। इसमें हमने हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया है, ठीक है। हमने नहीं, हमारे संविधान में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए इतना हो गया। 6 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 6वें प्रश्न, चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी की बात आई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। संसाधनों के दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, यहाँ पर इंग्लिश में भी बताना जरूरी है।
जब भी हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिसोर्सेस, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस की बात की जाती है, रीयूज की बात की जाती है, रिसाइकलिंग की बात की जाती है, ठीक है, रिन्यूएबल की बात की जाती है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने की बात कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, निर्यात आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा दिया जाता है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल को प्रमोट किया जाता है। थर्ड आपका है, कम से कम संभावित संसाधनों इनपुट के साथ अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया जाता है जहां पर हम मैक्सिमम हमको आउटपुट मिले विद मिनिमम रिसोर्सेस, तो हम ऑप्टिमाइजेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्लास याद रखिएगा, जब भी हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो एक तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम रीयूज, रिसाइकिल, फिर उसके बाद आपका रिड्यूस, इन सब पे फोकस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमको मिनिमम इनपुट देना पड़े और आउटपुट हमको मैक्सिमम मिले। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, हम जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी में। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सेकंड का कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। सर्कुलर इकोनॉमी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बस याद रखिएगा जब भी सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है तो हम मिनिमम वेस्ट प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, जितना कम वेस्ट प्रोड्यूस हो सके उतना कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, रीयूज पे फोकस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, फिर हम रिसाइकिल पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में काली मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है। याद करिए, लास्ट टेस्ट में मैंने आपसे ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम काली मृदा की बात करते हैं, हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, तो इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये बेसाल्टिक लावा से आपका बनता है, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये बेसाल्टिक लावा से आपका फॉर्म होता है। तो काली मृदा होती है, इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो डेक्कन रीजन में इसका एक्सटेंशन ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो ब्लैक सॉइल जो है वो आपके इस रीजन में पाए जाते हैं। ये तीनों जो है कहीं ना कहीं आपके डेक्कन प्लेटो के पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू तो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर आपका फॉरेस्ट और माउंटेन टाइप का आपका जो सॉइल होता है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो ए पे आपका नहीं पाया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई ना। महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, इन सब जगह आपकी काली मृदा पाई जाती है, जिसको कि हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ये बेसाल्टिक लावा से आपकी बनी रहती है, काली होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मेनली कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, कपास की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान आने वाले निम्नलिखित दिवसों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो क्लास यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट डे की, ठीक है, और यहाँ पर आपके ओलंपिक डे की, यहाँ पर कैंसर डे और सोशल जस्टिस डे, तो ये दोनों तो आपका फरवरी में पड़ता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका 5 जून को पड़ता है और ओलंपिक डे उसके बाद पड़ता है। तो 1, 2 आखिरी में होगा, ठीक है, और यहाँ पर सोशल जस्टिस डे, तो 1, 2, 4, 3, 1, 2 देख लेते हैं। डी आपका सही उत्तर है। देखिए डी आपका जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पे एक एक डे को हम देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, सोशल जस्टिस डे की, तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। जब हम विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी देख लीजिए आप सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद 20 फरवरी। विश्व पर्यावरण विज्ञान दिवस की बात करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करेंगे तो 23 जून को मनाया जाता है। तो डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास कुछ चीजों को हम और डिस्कस करते हैं। देखिए विश्व वन्यजीव दिवस की हम बात करेंगे तो उसको हम 3 मार्च को मनाते हैं। और अगर यहीं पर मैं आपसे बात करूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब आया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया है, तो आप याद रखेंगे 1972 में, ठीक है। यहाँ पे वन्यजीव दिवस की बात कर रहे हैं 3 मार्च, याद रखिएगा। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, 1972 में। कंज्यूमर राइट
डे की अगर हम बात करेंगे उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। जिस पर टिक लगा रही हूँ वो याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आप याद रखिए विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इतना नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सारे डेट आप नहीं याद रख सकते हैं। यहाँ पर 16 नवंबर को देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रेस दिवस दिया है, यहाँ पर आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 16 सितंबर को आप लिख लीजिए। 16 सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं बताइए? ओजोन डे मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। 22 मई को हम कौन सा डे मनाते हैं? जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे नहीं लिखा है। उस दिन हम कौन सा मनाते हैं? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी डे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित है पूछा गया है। यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए गए हैं और किस कुल से ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर टमाटर मिर्च की बात की गई है, तो सोलोनेसी से ये कुल के हैं ये, तो ये एकदम सही है। प्याज लहसुन की हम बात करेंगे तो ये एमेरिलिडेसी से है। ठीक है, ये भी सही है। मटर सेम की अगर हम बात करेंगे तो ये लेग्यूमिनोसी से है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका तीनों ही ऑप्शन सही है, 9th का, और डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे क्लास कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं वो पूछा गया था, तो डायरेक्ट उत्तर मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी जो कि पेपर में पूछता है। जैसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो ये है चुकंदर, गाजर, मूली, सलजम, ये सब आपकी जड़ें हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। तो याद रखिएगा, जब भी हम चुकंदर, गाजर, मूली, सलजम इन सब की बात करेंगे तो ये जड़ें हैं। ठीक है, ये आपके रूट्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तना की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे तना की, तो इसमें आपके अरबी आता है, आलू आता है। आलू आपका तना है, गाढ़ गोभी आपका तना है। ठीक है, फल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बैगन, टमाटर, भिंडी, तरबूज, ये तो आप कर ही लोगे। बस इतना याद रखो। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मिहिर भोज की बात की गई है, तो प्रतिहार शासक की बात की गई है। तो देखते हैं, उसने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था। ठीक है, उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ज्यादातर रीजन में मिहिर भोज ने शासन किया था। ये आपका बिल्कुल सही है। हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, फिर दूसरा है, वह कलभ्रम नामक एक आदिवासी समुदाय से संबंधित था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी थी एक जिसका की नाम था कलभ्रम। ठीक है, कलभ्रम। ठीक है, ये याद रखिएगा, कलभ्रम है करके, कहीं पे कलभ्रम दिया रहता है, कहीं पे कलभ्रा दिया रहता है। तो ये आपके एक आदिवासी समुदाय था, जो कि आपका सही है, लेकिन मिहिर भोज का इससे संबंध नहीं था। ठीक है, उसने अपने सेनापति श्री विजय के साथ दक्षिण भारत में अनेक विजय हासिल की। देखिए, जो श्री विजय थे वो सेनापति तो थे, लेकिन वो मिहिर भोज के सेनापति नहीं थे, वो राष्ट्रकूट रूलर की सेनापति थे। ठीक है, ये भी आपका गलत है। गुरु विद्यारण की प्रेरणा से उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नहीं, आप सभी को पता है, गुरु विद्यारण की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये तो पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हरिहर बुक्का ने किसकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? विद्यारण के प्रेरणा से। या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में कई बार बना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रू पूछा है तो खाली ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, जब हम कलभ्रम की एक आदिवासी समुदाय था जिसने 6वीं शताब्दी में चोल वंश व अन्य समकालीन राजवंशों को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, लेकिन इनका संबंध मिहिर भोज से नहीं था, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए, श्री विजय की हम बात करेंगे तो ये राष्ट्रकूट रूलर राजा इंद्र तृतीय का सेनापति था, ना कि मिहिर भोज का था। हम 11वें प्रश्न को देखते हैं, कौन सा विकल्प निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? कौन सा विकल्प निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल को अनुसार अवरोही व्यवस्थित करना है? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला आपको पता है क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा,
ग्रीनलैंड के बाद आपका होन्सू होगा, फिर विक्टोरिया होगा। 213 आपका सही होगा, 11th का सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर देख लेते हैं हम, अगर हम आइलैंड की बात करें, ठीक है, द्वीपों की बात करें, तो सबसे पहले आपका ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है, फिर बोर्निया है, फिर मेडागास्कर है, बेफिन है, सुमागा है, फिर होन्सू है। क्लास अभी आपको ये चीज बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन जब पेपर में ये प्रश्न पूछता है तो डिफिकल्ट होता है। ज्यादातर ये क्या करते हैं, ये ग्रीनलैंड को ऑप्शन में से हटा देते हैं पेपर में। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि अगर हम आइलैंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये सब बहुत लोगों को पता है। तो वो क्या करते हैं, ग्रीनलैंड को हटा के न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर, बेफिन ये सब दे देते हैं। तो आप यहाँ पर जो 5 बड़े हैं ना, इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है और स्टूडेंट गलत भी करके आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न, कौन सा वर्ग मुख्य पोषक तत्वों को दर्शाता है जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है? तो प्लांट्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किन न्यूट्रिएंट्स की होती है? एनपीके की, ठीक है, ये याद रखेगा, एनपीके, एनपीके, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर पौधों के न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो आपका मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिसमें एनपीके आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब हम द्वितीयक पोषक तत्वों की बात करते हैं तो इनकी भी आवश्यकता होती है पौधों को, लेकिन मुख्य पोषक तत्वों के कंपैरिजन में इनकी आवश्यकता कम होती है। इसमें आपका कैल्शियम आता है, मैग्नीज आता है, ये सब चीजें आता है। और एक आपका होता है सूक्ष्म, जिनकी की सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को। इसमें आयरन आता है, कॉपर आता है, ठीक है, क्लोरीन आता है, जिंक आता है, मैग्नीज आता है। तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछता है। यहाँ पर लिखा गया है प्रमुख पोषक तत्व व उनका पौधों में कार्य। तो पेपर में ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा है, आप याद रखिएगा, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिनकी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स को, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो वृद्धि में व प्रोटीन उत्पादन में मदद करता है, ठीक है। फास्फोरस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम फास्फोरस की बात करेंगे तो ये शीघ्र फल पकाने में, और जब हम पोटेशियम की बात करेंगे तो उच्च गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसका योगदान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, तो आपको इसको मैच करना है। तो चलिए इसको मैच करते हुए चलते हैं। डीएनए से डीएनए के बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं। देखिए आप खुद सोचिए, जब हम किसी भी प्रोडक्ट का एक सिमिलर कॉपी बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं डुप्लीकेट है, ठीक है, डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट है या फिर कॉपी है। तो डीएनए से डीएनए के बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। डीएनए से आरएनए की बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो बी का 4th हो जाएगा, ए का 1st, बी का 4th, ठीक है। चलो फिर और देखते हैं, आरएनए से डीएनए की बनने की वृद्धि को हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आप खुद सोचो, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो जब हम आरएनए से डीएनए को बनाएंगे तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए की बनने की विधि को डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट है, ठीक है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि के लिए क्या यूज किया जाता है? ट्रांसलेशन यूज किया जाता है। तो 13 का डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं, चलिए 14 प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क्लास कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की बात की गई है, ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी प्रोवाइडेड द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टू द असम तेजपुर लीची। चलो ठीक है। दूसरा है, किसी भी उत्पाद के जीआई टैग का पंजीकरण 7 वर्ष तक मान्य होता है। देखिए क्लास, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है वो तो आपका सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है कि जीआई टैग में जो आपकी वैलिडिटी होती है, एक बार जीआई टैग 7 वर्षों के लिए होता है, ये आपका गलत है। जब भी हम जीआई टैग की बात करेंगे तो इसका पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर आप क्या करिएगा क्लास, करंट में जब आप जाएंगे पेपर में अपीयर होने के पहले, तो करंट में इसको आप देखिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, या फिर अभी करंट में किन किन चीजों को जीआई टैग मिला है, ये चीज आप उस समय देखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखिए क्या है। पटचित्र की बात, यहाँ पे चित्रकला की बात की गई है, यहाँ पे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो पटचित्र आपका उड़ीसा से संबंधित है, पटुआ कला की झारखंड, और कलमकारी चित्रकला आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं पटचित्र जो है वो उड़ीसा से रिलेटेड है, एकदम सही है, ठीक है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये भी सही है। तो 1 और 3 तो आपका सही है, लेकिन पटुआ कला की जब हम बात करते हैं तो पटुआ कला यहाँ पे जो दिया गया है आपका, ठीक है, यहाँ पर झारखंड दिया गया है। पटुआ कला या पटचित्र कुछ भी आपको पेपर में मिल सकता है, ये आपका उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकारी है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। इसी तरीके से और चीजें भी याद रखिए, जब हम मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स की बात करते हैं, आजकल बहुत फेमस है मधुबनी पेंटिंग, तो ये कहाँ से संबंधित है, ये बिहार से संबंधित है। मंजूषा चित्रकला की बात करेंगे तो ये भी बिहार के भागलपुर से रिलेटेड है, ठीक है। बल्ली चित्रकला की बात करेंगे तो गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर में ये चित्रकला की जाती है। काली घाट चित्रकला की बात करेंगे तो कोलकाता, ठीक है। पैटकार चित्रकला की बात करेंगे, चित्रकारी की बात करेंगे तो झारखंड। चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे घाटियां दी गई है और कहां पर इनकी लोकेशन है ये दिया गया है। नुब्रा घाटी की बात करते हैं, नुब्रा वैली की बात करते हैं, तो नुब्रा घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नुब्रा वैली आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो पहले का तो आपका गलत है, फर्स्ट आपका गलत है, फर्स्ट यहाँ पे भी दिया गया है, फर्स्ट यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। चंबा घाटी की जब हम बात करते हैं तो चंबा घाटी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर युथांग घाटी जो है वो आपका सिक्किम में है, डी सही है। 16 का डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास देख लीजिए, नुब्रा घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है, ये भी याद रखिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी नुब्रा द्वारा निर्मित की जाती है, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा निर्मित की जाती है, याद रखिएगा। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं इसको 2 बार रिपीट करी हूँ। यूपीपीसीएस में ही ये प्रश्न पूछा था कि नुब्रा जो घाटी है वो उसका लोकेशन क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से आपकी नुब्रा रिवर निकलती है, ठीक है। चंबा घाटी की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चंबा, डलहौजी, भारमोर, खजियार ये प्रमुख पर्यटक स्थल है जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। युथांग की जब हम बात करते हैं तो ये सिक्किम में है और ये आपका एक हॉट स्प्रिंग, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर कुछ और प्रमुख घाटियां दी गई हैं और उनकी लोकेशन क्या है वो दिया गया है। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो याद रखिएगा। जब हम मुर्खा घाटी की बात करते हैं ये लद्दाख में है, पार्वती घाटी, मालना घाटी, ठीक है, स्पीति घाटी ये सब हिमाचल प्रदेश में है। सुरु घाटी जम्मू कश्मीर में है, पांगी घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है जो कि कई बार पूछा है, जुकू घाटी भी पूछा है, ये नागालैंड में है, कंबम घाटी आपका तमिलनाडु में है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू की बात करते हैं, ये धौलाधर पीर पंजल रेंज के मध्य में है। नलोंग घाटी उत्तराखंड, जोहार घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल जिसको कि साइलेंट वैली कहते हैं, अराको घाटी विशाखापट्टनम, सोर घाटी उत्तराखंड। अब मुझे पता है आप में से बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप स्क्रीन को ढकी हुई हैं, तो कृपया करके थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर चली जाइए। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से अपने आप को हटाती हूँ। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप लोग ने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग आगे के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 17 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, नामीबिया, चिली, उपयुक्त में से किन किन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की गई है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात की गई है, समझने का प्रयास करिएगा। और आपको पता है अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, चिली, थोड़ा भी अगर आप वर्ल्ड के मैप को देख पा रहे होंगे तो ये सब आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने, इधर से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा, 17 का डी आपका होगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्लास, यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है। यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में,
ठीक है, कर्क रेखा की बात हो रही है। मैक्सिको दिख रहा है, बहामास दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली, नाइजर, मॉरिटेनिया, लीबिया, इजिप्ट। तो यहाँ पर जब भी हम अफ्रीका की कंट्री की बात करेंगे तो आप याद रख सकते हैं माली करके। देखिए ये एक ट्रिक है, माली अगर आप याद रखेंगे तो आपको कौन कौन सी कंट्री याद रहेगी। एम से आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले माली ही याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे, माली ही याद रखेंगे। ए से आप क्या याद रखेंगे, अल्जीरिया याद रखेंगे, ठीक है। फिर एल से आप क्या याद रखेंगे, लीबिया याद रखेंगे। और ई से आप क्या याद रखेंगे, इजिप्ट याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर वेस्टर्न सहारा भी है आपका, तो ये थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, मॉरिटेनिया और इधर नाइजर। तो न्यू माली करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, न्यू माली, एन माली करके। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, पेपर में याद रहता है थोड़ा सा, माली करके याद रखोगे तो ज्यादातर कंट्रीज याद रहेगी। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत से भी होकर गुजरता है, ठीक है। गमछा झार मित्र पर, ये ट्रिक्स हर कोई बताता है, गमछा झार मित्र पर, ये वो स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजरता है। फिर इधर देखिए म्यांमार से होते हुए इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं तो ये देखिए आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको पेपर में जो प्रश्न में आपको दिया गया था उसमें आपको कौन कौन सा नाम दिया गया था, नाइजर दिया गया था। एक मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का दिया गया है। यहाँ पर जो आपको चीजें दी गई थी, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, चिली, इन सब से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की गई है 23.5 डिग्री साउथ की बात। तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्लास, ब्राजील, चिली दिख रहा है आपको, नामीबिया दिया गया था और ऑस्ट्रेलिया दिया गया था, इन सब से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वां प्रश्न। संविधान के किस भाग में, देखिए क्लास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहां से अगर गुजरता है तो आप न्यू माली करके याद रखिएगा, पेपर में याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा वेस्टर्न सहारा भी इंक्लूडेड है। 18वें प्रश्न को हम देखते हैं, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। तो बताइए किसमें किया गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, ये आपके भाग 11 में बोला गया है। 18 का सी आपका सही उत्तर होगा। 19 प्रश्न को हम देखते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर किसके विरुद्ध चलाया गया था। तो ऑपरेशन जो जीरो आवर था वो कब लॉन्च हुआ था, असहयोग आंदोलन के समय, हैदराबाद रियासत के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो जो ऑपरेशन जीरो था ना वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय चलाया गया था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो 1942 में ये आपको पता ही है, ठीक है। तो उस समय जो आपके जो मेन लीडर्स थे कांग्रेस के और जो भी फेमस लीडर थे उनको अरेस्ट करने के लिए ये जीरो आवर आपका चलाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अनेक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर आगा खान पैलेस में किसको किसको रखा गया था, महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को और आपका सरोजनी नायडू को। पटना जेल की जब बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी को। हजारीबाग की जब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। अल्मोड़ा जेल की जब हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी को। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसरॉय कौन था, याद रखिएगा, लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो उस समय आपका वाइसरॉय था। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। एक और प्रश्न जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था और पेपर में कई बार पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के वो तो आपके अरेस्ट हो गए थे, तो ग्वालियर टैंक में किसने झंडा फहराया था, तो अरुणा आसफ अली ने। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पेपर में पूछता है कि अरुणा आसफ अली किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। जब मेन लीडर्स आपके अरेस्ट हो गए तो उन्होंने कमान संभाली थी, ठीक है, और ग्वालियर टैंक पे झंडा फहराया था। चलिए 20वें प्रश्न को हम देखते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो यहाँ पर अग्रदूत किसे माना जाता है दक्षिण भारत में, तो असर आर्थर कॉटन को, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। इन्होंने कई सिंचाई मतलब नहर का निर्माण किया था दक्षिण इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में। इंग्लिश और हिंदी कभी कभी दोनों मिक्स हो जाती है। जब हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो कभी कभी ऐसे आता है कि ब्रेन जो है, दिमाग जो है,
इंग्लिश मेट का रहता है और मुंह से हिंदी निकल रही थी, तो दोनों मिक्स हो जाता है। इसका अभी मेरे साथ दक्षिण दक्षिण साउथ आ रहा था, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश जनरल जो थे आपके सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने कई बैराज और सिंचाई नहर का निर्माण किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको बहुत डीप में जाना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, ठीक है, धवलेश्वर बांध और कुन्नुल कुडप्पा नहर का निर्माण कराया था। जैसे पेपर में ये पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने व्याख्या में आपको नहीं बताया, बस आप याद रखिएगा आर्थर कॉटन का नाम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर ये आपका अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न है, आर्टिकल से रिलेटेड। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये आपका आर्टिकल 350A में बोला गया है, जो कि एकदम सही है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, 215 में बोला गया है, ये भी आपका एकदम सही है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात, अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात 263 में बोला गया है, ये भी आपका एकदम सही है। अब भारत की आकस्मिक निधि की बात 266 दिया गया है। जो भारत के कॉन्टिजेंसी फंड है ना, वो आपके आर्टिकल 267 में दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी आपका सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 267 में कॉन्टिजेंसी फंड की बात की गई है, आकस्मिकता निधि की बात की गई है। 266 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके संचित निधि की बात की गई है, कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है। और 266 के पार्ट मतलब क्लॉज 2 में आपके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, भारत की लोक लेखा की बात की गई है। चलिए 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश का पैरामीटर किसे कहा जाता है? तो निवेश का पैरामीटर किसे कहा जाता है? मशीन और उपकरण को, स्टॉक को, मूल्यवान वस्तुओं को, या फिर सकल स्थिर पूंजी निर्माण को। यहाँ पर 22वें का डी आपका सही उत्तर है। 22वें का डी आपका सही उत्तर है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में क्या क्या शामिल होते हैं? आपके आवास, वाणिज्यिक भवन, मशीन व उपकरण और बौद्धिक संपदा उत्पाद, ये सारे आपके शामिल होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। औषधि के कैप्सूल का आवरण बना होता है, किसका बना होता है? ये प्रोटीन से, सेलुलोज से, स्टार्च से कि अंडे के छिलके से? अब अंडे के छिलके से तो नहीं बना रहता। अगर अंडे के छिलके से बना रहता तो हम लोगों की जो वेजिटेरियन मम्मी लोग होती है वो उसको कैप्सूल कभी खाती ही नहीं। तो ये किससे बना रहता है? ये स्टार्च से बना रहता है, ठीक है। 23rd का सी आपका सही उत्तर है। चलिए 24th प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? रेप्टाइल्स जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं, वो किससे श्वसन करते हैं? स्किन से, फेफड़े से, गिल से, या फिर विंड पाइप से? तो आप याद रखेंगे ये लंग्स से आपके रेस्पिरेशन करते हैं। अब क्लास, ये तो एक इजी प्रश्न था, पेपर में और प्रश्न पूछता है। जैसे जो कीट होते हैं वो आपके विंड पाइप से, वातक नली से रेस्पिरेशन करते हैं। केचुआ जो है वो त्वचा से रेस्पिरेशन करता है। मछली जो होती है वो, मछली और झींगा जो होता है वो गिल से सांस लेते हैं। पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी, ठीक है, फेफड़े से, जैसे हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए 25वें प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के किस गुण के कारण टूटे कांच में आई दरारें चमत्कार दिखाई पड़ती हैं? चमकदार दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो चमकदार क्यों दिखाई पड़ती है? यहाँ पे व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस की बात की गई है, स्कैटरिंग की बात की गई है, ठीक है, फिर डिफ्रैक्शन की बात की गई है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो आपका डी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्लास, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमिना होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो 25वें का डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका जो आपकी बनती है, जिसको कि इंग्लिश में मिराज कहते हैं, ये आपका किस फिनोमिना की वजह से बनती है? ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है? आप कहीं दूर खड़े हैं, रेगिस्तान में चल रहे हैं, आपको लगेगा अरे वहां पे पानी है, जैसे आप बगल में जाओगे पानी नहीं रहेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। हीरे की बात करते हैं, डायमंड में, डायमंड की चमक किस वजह से आपको दिखती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। पानी में हवा भरे बुलबुले जो चमकती है वो किसके वजह से होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये सब याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बना है इसलिए डिस्कस किया गया है। 26वें प्रश्न को अब हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के निकट, ठीक है, नागलापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? ये मेरा डिस्कस किया गया प्रश्न है, मैंने प्रीवियस ईयर की जो आपके जो टेस्ट हुए हैं उसमें मैंने ये प्रश्न डिस्कस किया है। तो यहाँ पर किसने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने, ठीक है। 26वें का ए आपका सही उत्तर है। अब कृष्णदेव राय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कृष्णदेव राय से रिलेटेड जो पहली चीज है, इनकी उपाधि क्या थी? तो पेपर में पूछा जाता आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना थी जो कि इन्होंने तेलुगु में लिखी थी वो था अमुक्त माल्याद काव्य। तो ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, अमुक्त माल्याद काव्य किसके द्वारा रचित है? कृष्णदेव राय के द्वारा। किस लैंग्वेज में? तेलुगु में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग इनके समय को कहा जाता है। इसी तरीके से हजारा मस्जिद या विठल स्वामी मंदिर जो है हम्पी में, ये किसके द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? इसका निर्माण भी कृष्णदेव राय द्वारा कराया गया है, ठीक है। डोमिंगो पास जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, वो किसके समय में आया था? कृष्णदेव राय के समय में आया था। और पेपर में एक और प्रश्न पूछता है कि बाबरनामा ने किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था बाबरनामा में, ठीक है, तो वो भी कृष्णदेव राय को बताया था। अब क्लास याद रखिएगा, आंध्र भोज, अमुक्त माल्याद काव्य, ठीक है, फिर उसके बाद हजारा मस्जिद, विठल स्वामी मंदिर, डोमिंगो पास किसके समय में आया था, बाबर ने बाबरनामा में किस के बारे में लिखा है? तो आप याद रखेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। 27वां प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूटों में सही बताइए। तो हम देखते हुए चलते हैं। तेभागा आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो तेभागा आंदोलन 1946 और 47 के समय में हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह की हम बात करेंगे तो ये 1879 से 1880, ठीक है। पावना विद्रोह की बात करेंगे हम तो ये 1860 से 63, और जयंतिया विद्रोह की बात करेंगे तो 1873 से 1876। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27वें का डी आपका सही उत्तर है, देख लीजिए। अच्छा, बंगाल नील विद्रोह की हम बात करेंगे तो ये आपकी नील खेती से रिलेटेड था जो कि 1859 से 1860 के समय। आप ऐसे याद रख सकते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसके कुछ समय बाद आपका बंगाल नील विद्रोह हुआ था। बंगाल खेती से रिलेटेड जो था, जो नील खेती से रिलेटेड था 1859 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जयंतिया विद्रोह 1860, पावना विद्रोह 1873, रंपा विद्रोह 1879, मोपला विद्रोह कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा 1921 पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तेभागा आंदोलन भी पूछा गया है 1946 में। प्रश्न को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, तोषली, सुवर्णगिरी या पाटलिपुत्र? तो यहाँ पर आपकी तक्षशिला जो थी वो उत्तरापथ की राजधानी थी। यहाँ पे देख लीजिए, जब भी हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोविंस था, ठीक है, तो वो आपका जो प्रांत थे वो आपके नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सदर्न में आपके डिवाइडेड थे। अगर हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। अवंती राष्ट्र की बात करेंगे तो उज्जैन थी जो कि वेस्टर्न साइड में आपका था। प्राची की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र थी। कलिंगा की बात करेंगे, ठीक है, कलिंगा की बात करेंगे तो यहाँ पे तोशाली हो गया, और दक्षिण पथ की बात करेंगे हम तो सुवर्णगिरी हो गया। याद रखिएगा, क्लास पेपर में प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें आप ले लीजिए। और मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट जो मेरी क्लास रेगुलर देख रहे होंगे उनको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैम ने पहले डिस्कस किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं खुद फील करती हूँ कि रिपीटेड है। ये आपका एक रिपीटेड प्रश्न है और तब मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कैपिटल के नाम और प्रोविंस मतलब आपके प्रांतों के नाम दिए रहते हैं मैच करने को। अगला प्रश्न देखते हैं 29। यहाँ पर क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है तो देखते हैं, कम बोझ, हटक। मैंने आपको बताया था बोझ को कम करने के लिए क्या करो, हटा दो। ये आपको समझ में आ रहा होगा, महाजनपद के नाम दिए गए हैं, ठीक है। 16 महाजनपद जो है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो कम बोझ, बोझ को कम करने के लिए हटा दो, तो हटक सही है। अस्मक की बात करें तो पोतन, पोटिल, ठीक है। मत्स्य की बात करें तो मैंने आपको बताया था मछली को एक विराट जानवर की तरह देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, विराट नगर होगा, ठीक है। ये आपका अलछत्र गलत है। कौशल की बात करेंगे तो श्रावस्ती,
यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सी आपका नॉट करेक्टली मैच्ड होगा। देखिए, कम बोझ करने के लिए हटा दो, गांधार का तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। मत्स्य का मैंने आपको बताया ना, विराट मछली एक विराट जानवर है, तो विराटनगर, मगध का गिरिब्रज और राजगृह, अंग का चंपा, चेंदी का सुक्तिमती, ठीक है। सुरसेन ज्यादातर गाना कहाँ हो, मतलब कहाँ गाया जाता है, मथुरा में गाया जाता है, बांसुरी सुर मथुरा में, तो सुरसेन मथुरा, बज्जी जनकपुरी, ठीक है, मिथिला वैशाली, वत्स कौशंबी, कौशल साकेत श्रावस्ती, पांचाल अहिछत्र, ठीक है। मल आपको पता होना चाहिए, कुशीनगर, याद करिए कुशीनगर में किसको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, गौतम बुद्ध को, और पावा में किसको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइए। काशी, बनारस, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, अश्मक, होता है, ठीक है, 16 महाजनपद। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी को नेपाल में कर्णाली व चीन में जिया लाहे के नाम से जाना जाता है, तो शारदा, सरयू, कोसी या फिर बागमती। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, 30 का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर हम सरयू नदी की बात करें तो ये तिब्बत हिमालय के मापचाचुंग वो हेमरथ से निकलती है, ठीक है। फिर हिमालय से निकलकर नेपाल में बहती हुई भारत में ब्रह्म घाट स्थान पर शारदा नदी से मिलती है, और दोनों नदियों के संगम के बाद यह नदी घाघरा नाम से जानी जाती है। तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछ सकता है आपका, ठीक है, कि मतलब जब हम बात करेंगे सरयू नदी की तो ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। फिर ये आपके ब्रह्म घाट में शारदा नदी से मिलने के बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सब चीज पूछा जा सकता है। चलिए, इतनी चीजें हो गई, नेक्स्ट हम देखते हैं 31 प्रश्न को हम देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे 2002 और 2003 में कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में आया है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करें, जैव विविधता अधिनियम की बात करें, वो 2002 में आया है। लेकिन जब हम बात करेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 2003 में हुआ है, 1 साल बाद, ठीक है। ऐसे ही आप याद रखिए जैव विविधता दिवस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मई को मनाया जाता है, सब चीज याद रखिएगा। तो 31 का आपका सी सही उत्तर है। प्रश्न को अब हम देखते हैं, असीम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर इसे राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, ये आपका गलत है। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की मांग पर आधारित कर्मचारियों की विवरण का मानचित्रण कर प्रकाशित श्रम बल की मांग आपूर्ति अंतराल को भरना है। इंग्लिश में बोल देती हूँ, ये आपका नेशनल इंफॉर्मेशन NIC द्वारा इसको डेवलप नहीं किया गया है। जो इसका ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ मेंशन है, द ऑब्जेक्टिव इज टू फिल द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स बाय मैपिंग द डिटेल ऑफ द वर्कअप बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज, ये आपका सही है। तो यहाँ पर 32 का बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्लास, अगर हम असीम का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज की बात हो रही है, और एम्प्लॉयर जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे उनकी बात करें, उनके मैपिंग की बात कर रही है कि कहाँ कहाँ कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, 10 जुलाई 2020 में। लेकिन आपको ये याद रखिएगा, इसको लॉन्च किसने किया था, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, ना कि NIC ने। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33वां प्रश्न। यहाँ पर फसल दी गई है और खरपतवार दिए गए हैं, ठीक है, तो मतलब वीड्स दिए गए हैं। तो चलिए क्लास देखते हैं। यहाँ पर जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में आपका फ्लेरिस माइनर, ठीक है, फ्लेरिस माइनर आपका लगता है, तो ए का आपका थर्ड होगा, ठीक है। मटर की बात करेंगे तो यहाँ पे प्याजी, ठीक है, बी का फर्स्ट। बरसीम की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर आपकी कासनी, और तंबाकू की बात करेंगे तो आगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। इसको हिंदी में ही देखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, इंग्लिश में मत देखिएगा, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलती है। तो 33 का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। 34 प्रश्न को हम देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है।
तो यहाँ पे 2011 सेंसस की बात की गई है और बोला गया है कि द नंबर ऑफ पीपल बिलो 14 years in India is what percentage of total gross population। तो ये कितना पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 31%। तो 34 का आपका सी सही होगा। भारत में 14 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या कुल आबादी का लगभग 31% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35, जो कि आपका सेंसस से रिलेटेड है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करिए। तो चलिए अवरोही क्रम में प्रस्तुत करते हैं इसको। तो आपको पता है सबसे ज्यादा अगर हम देखें पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद आप देखेंगे तो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो 3 हो गया। महाराष्ट्र के बाद बिहार में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। तो 4 3 2 1। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है क्लास, बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर आपका चौथे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है और 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इस प्रश्न में आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिया था, आंध्र प्रदेश दिया था, इस वजह से हमने बी पे टिक लगाया। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हमने व्याख्या में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय। थैंक यू।